हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम अर्थात लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी तत्व रासायनिक अभिक्रिया करके कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं अर्थात केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, कैसे तत्व कॉम्बिनेशन करते हैं, तत्व कैसे रिएक्शन करते हैं, इन सभी बातों की जानकारी इन 5 नियमों में समझाई गई है। ठीक है, तो कोई भी तत्व रासायनिक संयोजन करके यौगिक का निर्माण करता है तो इन 5 नियमों के अंतर्गत ही करता है, जिनमें से पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम और सारे नियम आते हैं, लेकिन पहले हम एक एक करके चर्चा सबकी करेंगे। पहले हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये नियम आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th वगैरह में, लेकिन वास्तव में ये नियम है क्या, इसको समझते हैं। देखो, इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद उस अभिक्रिया का जो द्रव्यमान है वो समान रहता है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझेंगे जरा। देखो बेटा, जैसे कि C+O2 इक्वल टू क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखते हैं अभिक्रिया होने से पहले इसका द्रव्यमान कितना है। इसका होता है 12 ग्राम। कितना होता है इसका, 12 ग्राम भार होता है। कार्बन का आपको पता है। ऑक्सीजन का 2 × 16। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा ये, देखो बेटा, ये 12 का 12 ही रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 34 ग्राम। कितना आ गया, 34 ग्राम। ठीक है, अभिक्रिया होने से पहले ये भार है इसका, C का और O का। अब अभिक्रिया होने के बाद देखते हैं कि CO2 का भार कितना हुआ। कार्बन का कितना है, 12। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 2 × 16। तो टोटल कितना हो गया, अगर हम इनको ऐड कर लें तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा, इतना ही तो आ जाएगा जितना इधर आया था, 34 ग्राम आ जाएगा, 34 ग्राम। तो हमने देखा कि अभिक्रिया होने से पहले के पदार्थ को हम कहते हैं बेटा अभिकारक, और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ हमें बनके नया प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक नहीं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट या उत्पाद। अभिक्रिया होने के बाद जो भी नया पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, और अभिक्रिया होने से पहले की जो चीज होती है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। ठीक है, यह रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, तो देखेंगे इस नियम के अकॉर्डिंग अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा पदार्थ है उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो इस नियम को लिख लेंगे। तो बेटा अच्छा, ये नियम दिया किसने था, सबसे पहले इसकी बात करें। ये नियम दिया था लेवासिये ने। किसने दिया था, इस नियम का प्रतिपादन, पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा, इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, लेवासिये। किसने किया था बेटा, लेवासिये। ठीक है, देखो कुछ बुकों में 1774 लिखा है। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने सन 1774 में, लेकिन अधिकांश बुकों में 1774 दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है 789। ठीक है, शायद दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ बेटा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है बेटा 1789 में। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी का ज़्यादा सही माना जाता है, तो एनसीईआरटी का यह मान के चलें ये वाला। ठीक है बेटा, तो इस नियम का प्रतिपादन लेवासिये ने सन 1774 या 1789 में किया था। ठीक है, और इस नियम के अकॉर्डिंग कहा गया, देखो बेटा, इस नियम के अनुसार ठीक है,
अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले, अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद, क्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, अर्थात द्रव्यमान समान रहता है। समझ में आया? अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ हमारा है उसका द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले से ही समझा दिया है, तो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो और एग्जाम्पल देख लो जरा। देखो जैसे मैं कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा करता हूँ, ये इतना नोट कर लो आप। यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा पदार्थ है उसका द्रव्यमान समान रहता है, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका पहला हो गया। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल और देख लो। जैसे एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे H2 प्लस हाफ O2, एरो क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वर्जन 2:1, इसका हाफ इंटू 2 इंटू ऑक्सीजन कितना होता है 16। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, देखो 2 से 2 कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसका 2 ग्राम रहेगा और इसका कितना हो जाएगा 16 ग्राम। अगर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, और वाटर का निकाल के देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ बेटा 2:1 और यहाँ ऑक्सीजन कितना होता है 16, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 18 ग्राम। समझ में आया? ये हो गया बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। ठीक है, वास्तव में नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नियम तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है। ठीक है, तो चाहो तो नोट लिख सकते हो। देखो बेटा, ये है नियम, नोट लिख लो और लिखो यह है नियम, यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ठीक है, यह नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान में क्षति होती है, क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान में कमी आ जाती है। आगे बात समझ में? तो जो बेटा नाभिकीय रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी का ह्रास होता है और एनर्जी के ह्रास होने से वहाँ द्रव्यमान में कमी आ जाती है। फिलहाल जब नाभिकीय अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे तो वो आपको समझ में आएगा। फिलहाल वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये वहाँ ये रूल वहाँ पे लागू नहीं होता है। ठीक है, चाहो तो नहीं से पॉइंट बना ले सकते हो। लिखो बेटा, वास्तव में ये नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू होना भी नहीं चाहिए। वास्तव में ये नियम नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू होना भी नहीं चाहिए क्योंकि यह नियम तो केवल रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है, ठीक है, अगला है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, अर्थात स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। तो निश्चित अनुपात के नियम में क्या कहा जाता है? निश्चित अनुपात के नियम में कहा जाता है कोई भी दो तत्व मिलकर के कोई भी नया अगर कंपाउंड बनाते हैं तो वे तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही मिलते हैं। यह है निश्चित अनुपात का
नियम। ठीक है ना, बात समझ में आई? जैसे कि इसको समझेंगे जरा। ठीक है बेटा, देखो दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है बेटा, तो स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? प्राउस्ट। ठीक है, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो किया था बेटा प्राउस्ट। प्राउस्ट ने किया था और वो किया था 1799 में। ठीक है, लिख लेना उसको। प्राउस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने 1799 में किया था। क्लियर? तो इस नियम के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी दो तत्व अगर संयोग करते हैं, नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वे एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, इसको समझो बेटा, C+O2 एरो CO2। अब देखो यहां कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। ये 12 ग्राम होगा यहां पर। ठीक है, और यहां पे कितना है? ये 32 ग्राम है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 32 ग्राम जब आपस में संयोग करते हैं तभी CO2 का फॉर्मेशन होता है। आप सोचें कि भैया हम कार्बन के 6 ग्राम ले लेते हैं, आप सोचें कि कार्बन के 6 ग्राम ले लेते हैं, ऑक्सीजन के 32 ग्राम ले लेते हैं, तब बना दें CO2, तो नहीं बनेगा। आपको 12:32 ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसको आधा 6 कर रहे हैं तो इसको भी आधा कर दो, ये कितना हो जाएगा बेटा बताओ? ये हो जाएगा 16। तो 6:16 का लेना होगा रेशियो आपको। ठीक है, और अगर आप इसको और डिवाइड कर दो तो 3 ग्राम, और यहाँ पे इसको कितना हो जाएगा? 8। 3:8, तो 3:8 का रेशियो लोगे। ठीक है, मतलब एक निश्चित अनुपात देना होगा। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके CO2 बनाना चाहते हैं तो आपको निश्चित अनुपात लेना होगा 12:32 अथवा 6:16 अथवा 3:8 का अनुपात लेना होगा, तभी CO2 का बनना पॉसिबल है, अन्यथा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 12 ग्राम कार्बन ले लें, 12 ग्राम आपने कार्बन ले लिया, ठीक है, 12 ग्राम आपने कार्बन ले लिया, प्लस आप यहाँ पर 16 ग्राम O2 मिला करके आप सोचें कि हम CO2 प्राप्त कर लें, तो ये असंभव है। आपको निश्चित अनुपात लेना होगा। अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेनी होगी, या आप 6 ग्राम कार्बन ले रहे हैं तो 16 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेनी होगी, 3 ग्राम आप कार्बन ले रहे हैं तो 8 ग्राम आपको ऑक्सीजन लेनी होगी। मतलब एक निश्चित ये अनुपात है। अर्थात हम कहें, अगर बिल्कुल हम फिक्स कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात है, द्रव्यमान अनुपात है, वो कितना होता है? यहाँ पर 3:8 का है। देखो 3:8 का, या 6:16 का कहेंगे, या 12:32 का कहेंगे। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो वे तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं। इसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे बेटा इस नियम को, जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व, जब 2 या 2 से
अधिक प्रकार के तत्व आपस में संयोग करके जब दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व आपस में संयोग करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तब ये तत्व द्रव्यमान के अपने द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में करते हैं, निश्चित अनुपात में करते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का ये स्थिर अनुपात का नियम है बेटा, ठीक है। इसे ही हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं और इस बात का रहा ये उदाहरण, ठीक है। समझ में आया बेटा स्थिर अनुपात का नियम, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो चेंज कर दें, आपको यही अनुपात लेना पड़ेगा तभी CO2 का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। चाहे कार्बन और ऑक्सीजन किसी भी विधि से मिलें, लेकिन जब CO2 अगर बन रहा है तो आपको यहाँ पे 3:8 या 6:16 या आपको 12:32 का रेशियो लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? तो इसको हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं और यह नियम समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है। नोट लिख लो बेटा, लिख लो, यह नियम समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है बेटा। यह नियम समस्थानिकों पर लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है। क्लियर हो गया। बाकी नेक्स्ट है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अर्थात गुणित अनुपात का नियम। ये देखते हैं कल के लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा आज बड़ा अगर ये बनाते रहेंगे आज तो, ठीक है। तो बेटा समझ में आ गया होगा। वीडियो चाहिए कर दिया लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।